अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो हमें पता है हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। हीट के बेस पे हम रिएक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना। डायरेक्शन के बेस पे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों हो सकते हैं तो वो रिवर्सिबल होती हैं, और सिर्फ प्रोडक्ट बनता है, वापिस से रिएक्टेंट नहीं बन सकता, तो इरिवर्सिबल है ना। यस। फॉरवर्ड है तो प्रोडक्ट बनेगा, बैकवर्ड है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। रिवर्सिबल यस। में एक ही रिएक्शन में दोनों होते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के नोट्स बनाए नहीं हैं, इसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है इसी को लिखने में। एंडोथर्मिक जब रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें होगा क्या, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हम देखते हैं, मान लो रिएक्टेंट की कोई भी हीट थी और एब्जॉर्ब होकर जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी ना। यस सर। और अगर प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल 100 120 ये लिखा हुआ है। मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट था और उसकी एनर्जी थी 100 जूल। हमने 20 जूल ऐड कर दी, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंडोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट की हो गई 120। तो डिफरेंस कितने का आया? 20 का आया। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना। और हमें पता है कि जो एनर्जी का रूल होता है ना, वो ये है कि वो एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। इसका मतलब जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। मेक सेंस? विदाउट नो इसका सर। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो ये पता चलता है कि उसको ज्यादा हीट चाहिए ब्रेक करने के लिए। प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्टेबिलिटी और एनर्जी का यही रिलेशन लिखा है हमने कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, एस का मतलब स्टेबिलिटी, वो कम होगी। ओके। अलग अलग तरीके हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के। या तो हम रिएक्टेंट साइड में हीट ऐड कर दे, वो भी एक तरीका है। यही चीज अगर दूसरी तरफ जाएगी तो इसको माइनस लिख दें, तब भी एक ही बात है ना। या ओवरऑल रिएक्शन में हम देखें कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तब भी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक। जैसे जब हम किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन मोस्टली क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब भी एनर्जी चाहिए, लिक्विड को गैस में या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हुए एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखें, क्योंकि हमने खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन देखेंगे तो रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। यस सर। यहाँ पे हमने देखा रिएक्टेंट की एनर्जी थी 100, हमने उसमें हीट ऐड की और प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई 120। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक एग्जैक्टली उल्टा, कि हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज कर दी, मान लो पहले प्रोडक्ट के पास 100, रिएक्टेंट के पास 100 जूल एनर्जी थी, उसने 20 जूल रिलीज कर दी, तो अब बची कितनी प्रोडक्ट की? 80, है ना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है, इसलिए उनका डिफरेंस नेगेटिव में आता है ना। उनका डिफरेंस किस में आता है? नेगेटिव में। अगर ये नेगेटिव में डिफरेंस आ रहा है, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की कम है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए इनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। या तो प्रोडक्ट की साइड में हीट रिलीज कर दो,
या रिएक्टेंट की साइड में वही चीज माइनस हो जाती है, या ओवरऑल डेल्टा एच को क्या करते हैं हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। नहीं, अ, ये हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच नेगेटिव होगी। एक मिस्टेक यहाँ पे हुई। हम्म, ओके। यस सर। कौन सी रिएक्शन है जहां पे हमें हीट मिलती है, जैसे फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें हीट मिलती है, उसी हीट से इंजन चलता है, तो कंबशन रिएक्शन में ऐसा होता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस मिलेंगे, सोल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन में हमें हीट मिलती है। वो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत स्टेबल होता है। सॉल्ट जो बना है एसिड और बेस के मिलने से, वो बहुत ज्यादा स्टेबल। रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और मोस्ट ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस डिसोसिएशन का उल्टा। अगर कोई चीज तोड़ोगे तो एनर्जी चाहिए, अगर कोई चीज बनेगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। विदाउट। नो सर। अगर एक्सेप्शन की बात करें कि कुछ फॉर्मेशन रिएक्शन ऐसी होती है जो नॉर्मली तो होनी चाहिए थी एक्सोथर्मिक, लेकिन वो एंडोथर्मिक हो सकती है। जैसे कार्बन और सल्फर बहुत ज्यादा स्टेबल है खुद से ही, स्पेशली कार्बन, जैसे डायमंड है ना, ग्रेफाइट है, बहुत स्टेबल होते हैं। अगर उनसे CS2 बनाने की कोशिश करोगे तो वो बनना मुश्किल है। तो वहां पे एनर्जी चाहिए हमें, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है अपने आप। किसी रिएक्शन का पता करना हो कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जैसे अगर रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, और डिसोसिएशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर जो प्रोडक्ट बना है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब उसको बनाना बड़ा आसान है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। ठीक है। ऐसे ही दूसरे रिएक्शन में N2O2, N2 और O2 ये लेते हैं हम जब उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वो बहुत स्टेबल होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल, तो एनर्जी चाहिए। विदाउट। नो सर। अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का हमें पता है, रिवर्सिबल के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होंगी, और इरिवर्सिबल में सिर्फ फॉरवर्ड होती, बैकवर्ड नहीं होती, है ना। प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो नीचे सेटल हो जाता है या गैस रिलीज हो जाती है बाहर। ठीक है। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो क्लोज कंटेनर में ही कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमने पानी लिया, पानी को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद अगर वो ओपन पैन में होगा, ओपन कंटेनर में होगा, तो इसमें होगा क्या? सारे वेपर उड़ जाएंगे। क्या अब वेपर से दोबारा पानी बन सकता है अगर ओपन है तो? पेपर से दोबारा पानी वैसे बन सकता है सर वैसे तो। नहीं बना सकता अगर ओपन है। जैसे हमने घर में रखा हुआ है भिगोना, ठीक है, उसमें हमने पानी यस डाला, सर। गर्म किया, तो वेपर तो चले गए हवा में, अब तो पानी नहीं बन सकता, है यस, ना। अगर ट्रैप करते हैं तो बन सकता है, ओपन में ट्रैप नहीं कर सकते बनेगा। हैं, ओपन में नहीं बन सकता। अब ये हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन उसी के ऊपर प्लेट रख दो एक, तो होगा क्या? बहुत ज्यादा अगर वेपर बनेंगे तो वो वेपर नीचे लिक्विड बनने लग जाएंगे, और देखा होगा जब दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं तो नीचे वाटर वेपर से दिखने लग जाते हैं। तो वो रिवर्सिबल होने लग गई थी, वेपर से दोबारा से लिक्विड बनने लग गया था। मेक सेंस? यस सर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होती है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर, तो वर्ड देखने से हमें पता लगना चाहिए कि ओपन है तो इरिवर्सिबल, और क्लोज है तो रिवर्सिबल के को बनते हैं। अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम भी अचीव करना आसान है, इसमें तो इक्विलिब्रियम कभी हो ही नहीं सकता, है ना। और इसमें रिएक्टेंट 100% कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 100%? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहे हैं रिवर्सिबल में, कुछ प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया फिर तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। विदाउट। नो सर। ये हम कल पढ़ चुके थे कि जब एक
तो अब मेन चीज आती है जहां पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसी के अंदर इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होती है, आगे भी पीछे भी। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बनने लग गया। जैसे हमने पानी को बहुत गर्म कर दिया तो वेपर से फिर से लिक्विड बनने लग गया, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। कोई डाउट? नो सर। हम पहले ही बोल चुके हैं कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज वेसल में होता है, कभी भी ओपन में नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन में वेपर उड़ जाएंगे। अब ये कल हमने क्वेश्चन में भी किया था कि हमने मान लो ए रिएक्टेंट लिया और बी रिएक्टेंट लिया, वो जब कंबाइन करेंगे तो उसे प्रोडक्ट बन गया सी और डी। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और अगर यस सर। वापिस से रिएक्टेंट बनने लग जाएगा तो हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। है ना? आर यहाँ पे रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को, कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। जब भी कभी भी इक्विलिब्रियम होता है किसी भी रिएक्शन में, इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हो जाते हैं और अब कुछ नहीं बनेगा नेट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तो फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, कम होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगी कितना ज्यादा रिएक्टेंट हमारे पास है। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनता जाएगा। कोई डाउट? नो सर। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में देखें तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कभी भी नहीं बदलती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग उतनी ही रहेगी। जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, नेट चेंज किसी में कुछ नहीं होगा। है ना? इक्विलिब्रियम स्टेट कुछ ऐसी है कि मान लो हमारे घर में मंथली 10 लाख की इनकम है। ठीक है, और 10 लाख के एक्सपेंसेस हैं, तो नेट क्या है? जीरो। तो नेट तो देखें कोई चेंज ही नहीं आया लाइफ में। लेकिन अगर नॉर्मल रियल लाइफ में देखें तो ठीक है, पैसे आए भी हैं गए भी हैं। तो इक्विलिब्रियम वही है कि नेट कोई चेंज नहीं हो रहा। कि मान लो पहले तुम्हारे पास थे 100 रुपए, फिर किसी ने 20 रुपए दे दिए कि चलो एंजॉय करो, फिर किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, उसने 20 रुपए ले लिए, तो हम बोलेंगे क्या नेट चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ, पहले भी 100 थे अभी भी 100 ही है। तो वही इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? नो सर। तो इसमें अगर हम समझें तो यही बात कहना चाहता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा बनता है प्रोडक्ट और बैकवर्ड रिएक्शन में बनता है रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्या बनता है ज्यादा? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम के क्या फीचर हैं? एक तो ये कंटिन्यूसली होता रहता है, इसलिए डायनामिक नेचर है इसकी। दूसरा, इक्विलिब्रियम दोनों साइड से होता है, फॉरवर्ड में भी होता है और बैकवर्ड में भी होता है ना? कैटलिस्ट कभी भी इंपैक्ट नहीं कर सकता इक्विलिब्रियम को। स्पीड को बढ़ा सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम उतना ही रहेगा। है ना? तो कैटलिस्ट क्या होता है मृदुल? एक ऐसा पार्टिकल होता है या फिर एक ऐसा पार्टिकल या कंपाउंड केमिकल? होता है सर वो। यस सर। हाँ, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। मतलब जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देता है, काफी टाइम से इंक्रीज कर देता है। नहीं नहीं, ग्रेजुअली नहीं, रैपिडली इंक्रीज करता है। रैपिडली इंक्रीज कैटलिस्ट कर एक देता ऐसा है। केमिकल है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को करोड़ टाइम इंक्रीज कर सकता है। यस करोड़ सर। टाइम। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन अगर मान लो 50 साल में हो रही है, अगर एक एटलीस्ट उस पर काम कर रहा है अच्छे से, तो हो सकता है वही रिएक्शन 2 घंटे में हो जाए। इतना ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। जैसे हमारी जो बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती रहती हैं सर। हाँ, तो उनको एंजाइम बोलते हैं, तो वो कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट ही है। एक एग्जांपल यस देता सर। हूँ उस चीज से रिलेटेड कि जो नॉर्मल CO2 डिजोल्व होती है ना H2O में, तो इसमें क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो यस ये सर। तो ये लगभग 600 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर इसी पे एंजाइम काम कर जाए या कैटलिस्ट काम कर जाए तो लगभग 6 लाख
मॉलिक्यूल बनेंगे 1 सेकंड में। 6 लाख 1 सेकंड में, घंटे में नहीं। घंटे में तो फिर 3600 से फिर मल्टीप्लाई कर, तो 1 करोड़ टाइम इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन की स्पीड। इतना ज्यादा फर्क है। ठीक है। यस सर। उसके बाद जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो कब चेंज नहीं होता? अगर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर या डेंसिटी चेंज कर दोगे तो नहीं चेंज होता केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम दो टाइप का है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सबका स्टेट ऑफ मैटर सेम है, सारे गैस हैं, सारे लिक्विड हैं, सारे सॉलिड हैं, तो हम उसको होमोजीनस बोलते हैं। और हेट्रोजीनस मतलब कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। एक्टिव मास की बात करें तो पहली बात, हम सिर्फ रिएक्टेंट के लिए ही एक्टिव मास का वर्ड का यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं करते। ठीक है। एक्टिव मास का मतलब मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन, एक ही बात है। कोई एक्टिव मास बोल दे या कंसंट्रेशन बोल दे या मोलैरिटी बोल दे या मोल्स पर लीटर बोल दे, तो एक ही बात है। ठीक है। अगर गैस है हमारे पास तो एक्टिव मास की जगह हम वर्ड यूज करते हैं प्रेशर। ठीक है। तो एक्टिव मास क्या है? मोलैरिटी के बराबर। और मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स पर वॉल्यूम, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछ सकते हैं हमसे जेई में कि सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास 1 होता है, इसका मतलब क्या है? कि उनकी वैल्यू ही चेंज नहीं होती, यस कंसंट्रेशन सर। उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर मास चेंज करोगे तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इवन बढ़ा भी दो तब भी ये कुछ ऐसा ही है कि अगर धरती है, अर्थ, अर्थ का अगर हम एक पीस रिमूव कर देंगे ना, तो मास तो चेंज होगा, धरती का कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी अर्थ की सेम ही रहती है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ना हम रोटेशन में या यस सर। ग्रेविटी, यस सर। कि डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि अबोव द अर्थ सरफेस और इनसाइड द अर्थ सरफेस, तो वहां पे हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो चेंज नहीं होगी, है ना। मास चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। एक्टिव मास हम गैस के केस में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वेसल का वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो पूरी चीज ही चेंज हो जाएगी, है ना। कोई डाउट? यस सर। नो सर। एक्टिव मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये टाइप की डेंसिटी पर मोलर मास है, क्योंकि वेट गिवन मास बाय वॉल्यूम, ये तो हो गया डेंसिटी, और ये मोलर मास अलग रह सकता है। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का डेंसिटी फिक्स होती है, मोलर मास फिक्स होता है। अगर डेंसिटी भी फिक्स है, मोलर मास भी फिक्स है, तो एक्टिव मास भी तो फिक्स ही रहेगा ना। यस सर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? कि मान लो एक कंटेनर है, उसमें 3 गैस है, CO2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर लगा रही है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर CO2 का हो सकता है, N2 का हो सकता है, O2 का हो सकता है। टोटल प्रेशर कितना होगा? तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद आता है डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो यही बोलता है कि जो टोटल प्रेशर है ना एक वेसल के अंदर, वो सबका एडिशन है, बस बात खत्म, इतना ही है। ठीक है, वो सबका क्या है? एडिशन। ये तुमने 12th क्लास में सॉल्यूशन में पढ़ा होगा। अगर किसी एक का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, याद है सॉल्यूशन में? यस सर, ये वो हेनरीज लॉ है। हाँ, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ ऐसे ही काम करता है ना। P इज जैसे ये इक्वल तो टू हेनरीज लॉ है। एक्स। रॉल्ड्स लॉ तो पी बाद नहीं, में आता अलग है वो। हाँ, राउल्ट्स लॉ में P नोट यूज करते हैं, पी नोड यूज करते हैं। उसी का प्योर फॉर्म। हेनरीज लॉज में टोटल निकालते हैं। कोई डाउट? नो सर। अब आता है सबसे पॉपुलर, क्योंकि जैसे हमने एक्टिव मास से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन रियल एप्लीकेशन है, जिसके बेस पे हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो रिएक्टेंट की जो कॉफिशिएंट हमें दिए हुए होंगे,
एक्टिव मास हमें पता होगा कि इनका क्या है। अगर फॉरवर्ड की स्पीड हम निकालेंगे तो याद रखना, जब भी हम रेट निकालते हैं तो वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे नहीं। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें रिएक्टेंट क्या होंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिएक्टेंट है। और जो उनके कोफिशिएंट होंगे वो क्या कर देंगे हम उनको, पावर। तो वाई क्या हो जाएंगे, पावर। अगर बैकवर्ड रिएक्शन हम करें, इसका मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो हाँ, ये किस पे डिपेंड करेगा, कोई डाउट। इसलिए यहाँ पे की पावर जो उसका कोफिशिएंट है, डी का पावर जो उसका कोफिशिएंट है। कल भी हमने ये बात की थी, है ना। तो अगर हम रेट निकालें, आर का मतलब है रेट, स्पीड कितनी होगी रिएक्शन की, तो उसकी केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है और अमाउंट पे डिपेंड करता है। ये है फॉरवर्ड रेट। बैकवर्ड रेट भी ऐसे निकालेंगे, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों बराबर होंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर होंगे। ठीक है। और अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड का रेशियो निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद है हमने कल किया था। यस सर, और यस सर। और बोला था कि जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर पावर आ जाएगी, जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी है, प्रोडक्ट की पावर जो भी है, रिएक्टेंट की पावर जो भी है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, जो होता है फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड, जो होता है फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड। अब जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, या तो प्रेशर की फॉर्म में या कंसंट्रेशन की फॉर्म में। अगर प्रेशर की फॉर्म में है तो केपी, और कंसंट्रेशन की फॉर्म में है तो केसी। थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, या स्लो। नो सर, नो सर, ये एक्चुअली जानता हूँ ना मैं सारे टर्म्स, दिक्कत नहीं आ रही मेरे को ज्यादा इतनी। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं इसका, 50% काम हो गया है इस चैप्टर। जो यस सर। बेसिक चीजें हैं वो कवर हो गई हैं हमारे। तो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के लिए क्या बोल, प्रोडक्ट जब हम देखेंगे और रिएक्टेंट जब हमें दिया गया होगा तो हम के वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। अगर हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन की चीजें लिखी जाएंगी, और अगर प्रेशर की फॉर्म में बात करें तो प्रेशर की फॉर्म में ही चीजें लिखी जाएंगी, लेकिन तरीका सबका सेम। बस कंसंट्रेशन की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, और प्रेशर की फॉर्म में पी आ जाएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा कुछ। ठीक है। तो ये यस, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कि हम एक्टिव मास की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है। अगर हमें पता करना हो कि केसी की यूनिट क्या होगी, तो सबसे आसान तरीका है, मोल पर लीटर तो बेसिक है ही, उसके बाद ये देख लो कि प्रोडक्ट के मोल कितने हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने, डेल्टा एन जी है। जी क्यों लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, जी क्यों लिखा है, इसमें क्या पी है इसमें सर? जी का मतलब ये है, डेल्टा एन जी लिखा हुआ है ना, जी डेल्टन का जी का मतलब, मतलब वो है सर इसमें, अम, ये वो है इसमें, डिफरेंस है इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। गैस के, जी का मतलब है कि गैस का। सिर्फ गैस के लिए, यहाँ पे जी स्टैंड फॉर गैस। अगर लिक्विड या सॉलिड लिखा होगा किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हम किसको कंसीडर करते हैं, सिर्फ गैस के मोल्स को। गैस। ठीक है? गैस के रिएक्टेंट होने चाहिए, गैस के प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी हम निकाल पाए। प्रेशर की केस में इसी बात को हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं, एटमोसफियर। एटमोसफियर गैस के प्रोडक्ट माइनस गैस के रिएक्टेंट। ठीक। ये हम आगे भी करने वाले हैं। तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वी अगर दूसरी तरफ चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, कंसेंट्रेशन के तो बराबर है, एक्टिव मोल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो केपी है वो के सी इंटू आर टी हो जाएगा, और ये हमें यहाँ से मिला है कि प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। और यही सेम प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी सॉल्यूशन चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर में भी लिखा हुआ है, राइट। यस सर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, याद है। पाई क्या है, प्रेशर ही तो है, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो प्रेशर को हमने केपी की फॉर्म में लिख दिया, सी को हमने केसी की फॉर्म में लिख दिया, आरटी को ऐसे के ऐसा। डेल्टा एन जी हमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, बट गैसियस फॉर्म में ही। लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हमें कंसिडर नहीं करना। यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि सॉलिड और लिक्विड को हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ गैस के ही काउंट करने हैं। ठीक है। ये बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। और क्वेश्चन भी देखे होंगे तुमने इससे, है ना। दिखाऊंगा मैं। 4 केमिकल रिएक्शन दी हुई होंगी और हमें ये बताना है कि इसमें के पी के सी इक्वल होगा किसमें नहीं होगा। देखा ऐसा क्वेश्चन। यस सर, यस सर, मैंने एक बार किया वैसा क्वेश्चन। हम्म। अगर डेल्टा एन जी हमें निकालना है तो कैसे निकालें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन बस गैस के ही मानने, किसी और चीज के नहीं मानने, सिर्फ गैस। अब 3 पॉसिबिलिटी है। अगर डेल्टा एन जी बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल एकदम सेम है। जैसे अगर ये रिएक्शन देख रहे हैं हम, N2 रिएक्ट विद O2 इज इक्वल टू 2NO, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 2। डेल्टा एन जी क्या होगा, 0, 2 माइनस 2, 0। ऐसे ही इसमें है, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं एचआई के, 2। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को ऐड करके, तो डिफरेंस कितना ओ, होगा मृदुल, तो 0 हो जाएगा डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन 0 हो जाएगा। और केसी की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी पावर एनओ की, 2NO था ना, इसलिए 2 पावर में चला जाएगा। और N2 और O2 की पावर 1 1 थी क्योंकि एक ही कोफिशिएंट था। गॉट इट, एनी डाउट। डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा होगी। ये कब होगा, जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हो। जैसे ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में PCl5 जब रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं मृदुल, इसमें मतलब 2 - 1, इसमें 1 हो जाएगा इसका। हम्म, तो अभी डिफरेंस 0 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब केपी केसी से ज्यादा होगा। क्यों, पावर 1 हो जाएगी। अब देखो, हमने बोला था कि केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 1 भी है ना, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही ना आर टी की, है ना। यस सर। और अगर वैल्यू होगी तो केपी की वैल्यू केसी से तो ज्यादा ही बन जाएगी। कोई डाउट। नो सर, नो सर। ऐसे ही यहाँ पे है, प्रोडक्ट के मोल है 4, रिएक्टेंट की है 2, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो केपी ज्यादा होगा। Done। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है डेल्टा एनजी नेगेटिव हो जाए। कब हो सकता है, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, तो केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट है 4, तो नेट वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये केपी की वैल्यू कम हो जाएगी। Done। ठीक है। अगर कोई हमें ये बोले कि टेम्परेचर की वैल्यू 1/r है, देना होना चाहिए, अगर नहीं दिया तो हम नहीं मान सकते। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, केपी केसी के बराबर होगा, डजेंट मैटर क्या रिएक्शन। अब ये जे का क्वेश्चन बन सकता है। इफ टेम्परेचर इज 1/r, डज नॉट मैटर व्हाट इज reactant and product, value will be kp is equal to kc in any situation। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि अगर रिएक्शन को तुम चेंज कर दोगे तो के की वैल्यू में क्या इंपैक्ट आएगा। देखा है ऐसे क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। यस सर। सबसे पहला फैक्टर है रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का मान लो केसी है ये, तो बैकवर्ड रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा, है ना। केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर रिएक्शन को बैकवर्ड कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो नए केसी की वैल्यू क्या होगी, पुराने का रेसिप्रोकल। दूसरा है स्टोक्योमेट्री चेंज करने पे। अगर स्टोक्योमेट्री में हमने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, पहले रिएक्शन थी ये 1 था,
पहले रिएक्शन थी, यहाँ पे नाइट्रोजन में है 1, हाइड्रोजन में 3 और अमोनिया में थे 2। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेक सेंस? यस सर। तो जो पावर आएगी ना, वो 1/2 आ जाएगी, Kc × 1/2, है ना? तो जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वही पावर में आ जाएगी। जो भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए से हम बी बना रहे हैं, तो Kc की वैल्यू क्या होगी, B/A, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, राइट? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चली जाएगी, बस। जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर में चली जाएगी। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और लगभग हर ऑल्टरनेटिव ईयर में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ए एक रिएक्शन है जिसकी वैल्यू है K1, और दूसरी रिएक्शन जिसकी वैल्यू है K2। हम दोनों को ऐड करके तीसरी रिएक्शन बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि तीसरी रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है। सिंपली हमने इसको ऐड किया है, तो ऐड करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज से तो पावर में, और अगर रिएक्शन को ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई। ये रिएक्शन कुछ याद आई? यस सर, अरेनियस इक्वेशन है ये। ये आर्हीनियस इक्वेशन जैसी है। ई ए की जगह, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह डेल्टा एच नोट है स्टैंडर्ड अच्छा, हीट। डेल्टा एच, यस यस सर। इसको वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर जैसा होता है ना, वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सब कुछ यस सर। सेम है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है रिएक्शन, वैसे ही थर्मोडायनामिक की रिएक्शन है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, T2 ज्यादा है मान लो T1 से, तो K2 की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। यस सर। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ऐसे केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, है ना? क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, K2/K1। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन ले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। T2 - T1 वाली तो अभी भी पॉजिटिव ही है, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। क्योंकि किन दो फैक्टर पे K2 की वैल्यू डिसाइड करेगी, खुद सोच के देखो। ये डिपेंड करेगी, एक तो डेल्टा एच नॉट के ऊपर, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगी कि T2 - T1, है ना? इसी चीज पे डिपेंड करेगी ना, दो ही फैक्टर। अगर डेल्टा एच है एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक में उल्टा हो जाएगा। क्या समझ? यस सर। तो ये चीजें खत्म हो गई हैं। फैक्टर अफेक्टिंग की बात आए तो छोटा सा टॉपिक है कि मेजोरिटी फैक्टर चीजें डिसाइड नहीं करती। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता के की वैल्यू, प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, गैस अगर ऐड कर दोगे, किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ेगा तो या तो टेम्परेचर से या कोफिशिएंट से। टेम्परेचर से पड़ेगा या कोफिशिएंट से। बेनिफिट क्या है जो हमने ये स्टडी की है ना, कि वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। कैसे? अगर के की वैल्यू ज्यादा हुई तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर के की वैल्यू कम हुई तो प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है। बड़ा सिंपल सा। जैसे पहली रिएक्शन में के की वैल्यू इतनी है, और दूसरी रिएक्शन में के की वैल्यू इतनी है, तो बताओ, हमें पता है K1 ज्यादा है। अगर K1, जिसके अंदर के की वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। तो क्या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में X2 एंड O2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मोर के वैल्यू, राइट? यस सर। और सेकंड रिएक्शन में के की वैल्यू कम है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्टेंट।
यस सर। है ना। तो रिएक्शन देख के हम पता लगा सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा है। दूसरे स्टेप में के की वैल्यू कम है तो रिएक्शन ज्यादा स्टेबल। ये बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है। क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन? क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन मिथुन? इसमें मैंने अ, एक टाइम पे तो याद था सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर इसका क्या होता है ये। जैसे हमने बोला प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। अगर इक्विलिब्रियम पे हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ले रहे हैं तो वो के है। लेकिन इक्विलिब्रियम को छोड़कर, इवन इक्विलिब्रियम को इंक्लूड करके भी किसी भी मोमेंट पे अगर हम बात कर रहे हैं सेम चीज की, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की, तो वो रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है। तो ये समझ लो रिएक्शन क्वेश्चन एक जनरल अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लेकिन के को हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही अप्लाई करते हैं। तो अगर के क्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि ज्यादा के तो ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा फॉरवर्ड। और अगर कम के तो बैकवर्ड, खत्म। इतना ही था। तो हम इससे ये पता निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में होगी या इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? ये नो सर। ये क्लास ट्वेल्थ में दिया है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.3 आर टी लॉग के, याद है? या फिर -RT नेचुरल लॉग के। रिमेम्बर? यस सर, यस सर, ऐसा फॉर्मूला याद है। हाँ। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल है। बस लास्ट टॉपिक बच गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल से पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आएंगे, क्योंकि बोरिंग लगता है अगर इतनी थ्योरी एक साथ पढ़ लें ना। अब हमें तीन रिएक्शन दी हैं और तीन रिएक्शन का यूज करके हमने फोर्थ रिएक्शन बनाई है, एक क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। तो कैसे पता करें? जो पहली रिएक्शन हमें दी है इसकी वैल्यू है K1, ये है K2 और ये है K3। K1 K2 K3। अगर पहली रिएक्शन को और फाइनल को हम देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ सेम ही है? कोई डाउट? नो सर। सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखें तो NO राइट साइड में है, इसमें भी N राइट साइड में है। कोई डाउट? थर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे H2O राइट साइड में, ये भी राइट साइड में। ठीक है। लेकिन एक्चुअल रिएक्शन ये दी हुई थी H2 + O2 इज इक्वल टू 3H2O, इस टाइप से। तो इसका क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बाद करें। ठीक है। तब आसान लगेगा। ये हम एक ब्रेक के बाद करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाता है, बस यही था। ली चैटलियर प्रिंसिपल ही बचा है और कुछ नहीं बचा। और इसमें 10 ही मिनट लगेंगे। दो ही क्वेश्चन आते हैं, तीन ही क्वेश्चन आते हैं, या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, या प्रेशर का, या टेम्परेचर का। इनको कम ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ेगा? अब पहले तो देंगे 5 मिनट का ब्रेक तुम्हें। ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक पढ़ाते रहो तो मोनोटोनस हो जाता है। मोलिकुलर सोलिबिलिटी ये नहीं है। पीएच, मोलर सोलिबिलिटी के काफी सारे क्वेश्चन आए। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें तो पूरा इक्विलिब्रियम ही एक साथ दिया है।
यहाँ पे तो मेजोरिटी क्वेश्चन ही इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से दिए हैं। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। H2 I2 के साथ रिएक्शन करेगा, 2Hi बनाएगा, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो इनमें से कौन सा अप्लाई होगा। H2I2 रिएक्टेंट है और HI प्रोडक्ट है। हमने इसमें डायग्राम बनाया था ना, इसका जो वही सेम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। यस सर, कौन सा आंसर होगा। सी ऑप्शन लग रहा था मुझे इसका आंसर इसमें। बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और फिर सैचुरेट हो जाएगी, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और फिर सैचुरेट हो जाएगी। अगर इसी को मैं कोरिलेट करूं इस डायग्राम के साथ, तो हमसे यही डायग्राम पूछे, देख। रिएक्टेंट का हमने क्या देखा, कम हो रहा था। प्रोडक्ट का हमने क्या देखा, ज्यादा हो रहा था, और अल्टीमेटली दोनों सैचुरेट होकर इक्वल लेवल हो जाए। सेम ही डायग्राम है ना, बस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, कि रिएक्टेंट को इसने ऐसे डिवाइड कर दिया कि रिएक्टेंट ऐसे हो रहा है और प्रोडक्ट ऐसे हो रहा है। बात तो फिर भी एक ही रहेगी, है ना, विदाउट। नो सर। क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन ही दिया इसमें से। ये प्रेशर हम वहां पे बढ़ेंगे, कर तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन ये केमिकल काइनेटिक में ज्यादा करते हैं। ये देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये तो ली चटर्लियर प्रिंसिपल है। हमें टॉपिक वाइज देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम टॉपिक वाइज में क्या होता है कि, हाँ, ये देख, 2020 का, बताओ। यस सर, तो इसके अंदर तो हमें सिंपली बस ये बताना है कि फ्लो में जो केपी केसी का रिलेशन है उसके हिसाब से कि इसका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है सर मेरा। ये ऑप्शन यस देख सर। लेते हैं। हम अगर इसमें प्रोडक्ट देखें, हो भी सकता है, इसकी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितने हैं, 1। रिएक्टेंट कितने हैं, 3/2, 1.5। तो बचा कितना, माइनस के 1/2। ये हमारे डेल्टा एन जी की वैल्यू है, कोई डाउट। डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये हो गया -1/2। और हमें पता है कि के पी इज इक्वल टू KC/RT -1/2, है ना, कोई डाउट। तो
क्या हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा KP RT 1/2 गोइंग टू अदर साइड। हाँ, बिल्कुल सही बात। यस सर। आसान क्वेश्चन था। यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जहाँ पे हम वो कर रहे हैं, के का यूज मैंने बोला था ना। देखो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आए हैं इक्विलिब्रियम से। यस सर। क्या आंसर आया? इसमें मैं कौन सा क्वेश्चन इसमें करना था, इसके जस्ट बाद वाला सर? हाँ, सेकंड। यस यस सर। इस क्वेश्चन में पहली रिएक्शन का हमारी वैल्यू है 64। अगर इसी रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया पहले तो उल्टा करने के बाद KC डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/KC। और उल्टा करने के बाद फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। बताओ हाँ या ना। यस सर। तो 1/64 का अंडर रूट क्या होगा? 8। तो 1/8 का आंसर होगा। हाँ जी सर। क्या मुझे बताओ, बहुत भारी सवाल है ये। नो सर। हमने बोला कि अगर रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो KC की वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। जिस चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे वही पावर में आ जाएगा। यहाँ पे हमने हर चीज को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, पहले के कंपैरिजन में। हमेशा इन दोनों को कंपेयर करना है। पहले कंपैरिजन में 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर में चला जाएगा 1/2। 1/2 मतलब अंडर रूट। कोई डाउट? नो सर। थर्ड क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है क्या? ये देखो, वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड A एंड रिवर्स एक्शन B विद द टाइम। पहले फोर्थ क्वेश्चन करो। इसका बी ऑप्शन आना चाहिए था आंसर। हम्म, बी ऑप्शन। एग्जैक्टली। बस खत्म। क्या वही क्वेश्चन नहीं है एकदम सेम? बताओ, कुछ भारी सवाल है? नो सर। हम थर्ड भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम फिफ्थ देख लेते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन के लिए ये है, और सेकंड रिएक्शन के लिए ये है। तो A से B में कितना बनेगा? पहले A से B एंड C बन रहा है, सेकंड B प्लस C P बन रहा है, फाइनल अल्टीमेट है A से P। हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। हमें K निकालना है। K की वैल्यू क्या होगी? दोनों को ऐड ही तो करना है। ऐड कर दोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। और मैंने क्या बोला था अभी, जब भी ऐड करते हो तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या बहुत भारी सवाल था? नो नो सर। अब मैं ये दिखाता हूँ कि हमने हमारे नोट्स में क्या ये लिखा हुआ था कि नहीं। जब हम K की वैल्यू कर रहे थे, फिर लीसर्ट प्रिंसिपल, ये तो क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई वाला ना, वाले दे रहा हूँ, ये देखो। मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या ऐसी रिएक्शन नहीं थी वो?
कि अगर फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को सिंपली ऐड कर दो तो फाइनल वैल्यू क्या आती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन? क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है? यस सर, यस सर। बस पहले दूसरी को ऐड ही तो किया है, सिंपल। और जो ये है ये मल्टीप्लाई में आती है। तो ये इनके जो खेल है ना के वो या तो मल्टीप्लाई में होते हैं या पावर में होते हैं, दूसरा खेल ये खेलते ही नहीं। एडिशन सब्सट्रैक्शन है। अंडरस्टूड? अब बताओ क्या कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन देख लो। देख के ही लग रहा है ना, पता नहीं क्या ही सवाल होगा। इन द फिगर बिलो, रिएक्टेंट ए represented by square is in equilibrium, the product B represented by circle. Product is circle, reactant is square. So this square is reactant and this is product. Equilibrium constant is, what will be the equilibrium constant value? बताओ क्या लग रहा है देख के, K की वैल्यू क्या होगी? पहले ऐसा क्वेश्चन किया है? अगर किया हो तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये, नहीं किया तो बहुत मुश्किल लगेगा। नहीं, मैंने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया सर ये। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट के बराबर नहीं होता? अब इसमें ये बताओ मुझे, प्रोडक्ट मतलब बी सर्कल, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या प्रोडक्ट 10 नहीं है? यस सर। और रिएक्टेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यस सर। है ना? कितने थे? प्रोडक्ट 11 थे ना? दोबारा गिनना। वन सर्कल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक जिसमें बी लिखा हुआ है, ये भी तो है ना 11। तो 11/6 हो गया बस। किसके आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली? अब बताओ क्या ये बहुत भारी सवाल था? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट यही तो निकालते हैं इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने? 11, रिएक्टेंट कितने हैं? 6। बस आ गया आंसर, 11/6। बताओ क्या बहुत भारी सवाल है? नो सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसने पहली बार देखा हो वो बौखला जाएगा, पता नहीं क्या ही सवाल आ गया है। ये तो सोचा भी नहीं कभी जिंदगी में। यस सर। अजीब सा ही था, मतलब ये क्वेश्चन, मतलब कि। पहली बार देखा है ना इसलिए अजीब सा लग रहा है। अगली बार तो देखोगे खुश हो जाओगे कि अरे ये आ गया वो, ये तो यस। पक्का, ये तो सिक्योर हो गया 4 मार्क्स। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का नंबर देख लो डिवाइड बाय रिएक्टेंट कर दो, आंसर आ गया। देखो मैंने बोला था ना ऐसी रिएक्शन आएगी कि 4 रिएक्शन दी होंगी। अगर केपी केसी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर नहीं। रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? कोई डाउट? नो सर। अब पहले केस में क्या, ये तो हम मानेंगे ही नहीं क्योंकि सॉलिड को नहीं मानते, गैस को ही मानते। तो प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट है 1, तो ये तो बराबर वैसे भी नहीं हो सकते। इसमें 2 2 बराबर है। इसमें अगर हम गैस में देखें तो 2 2 बराबर है। इसमें अगर देखें 2 2 बराबर है, तो क्या बहुत इजी सवाल नहीं है ये? यस सर। केपी केसी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। अगर केपी ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा है। केसी ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा है, बस खत्म। अगर इक्वल है तो दोनों बराबर है। क्या कहते हो? क्या ये यस सर, मान, समझ गए। क्या ये मानते हो कि ये चैप्टर जितना आसान क्वेश्चन आज तक नहीं देखे? यस सर। बताओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सर, इसमें
इक्विलिब्रियम पे इसके मोल है 1। नो नो, जेड के 1 है। जेड के मोल 1 होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू होगी x/15। तो x क्या है? इसमें तो वही करना पड़ेगा सर हमें, कि जैसे हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी जेड की पावर, जेड की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2 अपॉन में एक्स की कंसंट्रेशन इंटू वाई की कंसंट्रेशन, वेरी गुड। इंटू वाई की कंसंट्रेशन। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अब बस वैल्यू डालनी है यहाँ पे, जैसे कि जेड की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर का स्क्वायर 0.25 अपॉन में नहीं, 1.5। बस यही नहीं करना है हमें, कि ये तो थी t0 पे। हमें जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं ना। अच्छा यस सर। तो हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इसकी कंसंट्रेशन है जेड की वो कितनी है, 1 है। तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है x/15, x की वैल्यू क्या है। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो क्या हो जाएंगे, इसमें से कुछ वैल्यू कम होगी स्टार्टिंग के कंपैरिजन में, कुछ रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना। यस सर। ऐसे ही इसमें से भी कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा 1.5। सॉरी, जैसे 1.5 में से भी 1.5 कुछ वैल्यू माइनस कम होगी। अल्फा, इसमें 0.5 प्लस अल्फा 2 प्लस 1। टू अल्फा, क्योंकि 2 मोल है ना। यस सर यस सर। ठीक है। तो ये 0.5 + 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। कोई डाउट? या जीरो नो पॉइंट टू सर। फाइव आ जाएगी, है ना। याद रखना, जो स्टार्टिंग में दी होती है इक्विलिब्रियम पे उतनी अमाउंट नहीं रहती। रिएक्टेंट कम हो जाता है चेंज और हो प्रोडक्ट बढ़ जाएगी यस। जाती है। रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, तभी तो हमने ये ग्राफ बनाया था ना। इसका मतलब क्या है, कि रिएक्टेंट विद द टाइम कम हो रहा है और प्रोडक्ट विद द टाइम बढ़ रहा है। कोई डाउट? तो अगर 1.5 + 2 अल्फा 1 के बराबर है तो अल्फा कितना आ जाएगा, 0.25 के बराबर। कोई डाउट? अगर ऐसी सिचुएशन है, अल्फा 0.25 के बराबर है, तो हम ऐसे केस में क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई। तो 1 - अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 में से 0.25 निकाल देंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई डाउट? और नो सर समझ आया। अब के निकालो। जेड जेड स्क्वेयर, जेड की वैल्यू कितनी है, 1, बाई एक्स की वैल्यू 0.75, और वाई की वैल्यू कितनी है? कोई डाउट? नो सर। तो बताओ कितना आंसर आएगा। ये सब बराबर है x/15 के। तो मैं इसके अगर 2 पॉइंट हटा लूँ तो क्या ये 100 नहीं बन जाएगा? 25 3 यस। दिस। इसके भी हटा लूँ तो ये नहीं बन 16 जाएगा बाय 15 बन रहा है सर। ना। 15 15 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 16 आ जाएगी। मैच खत्म, 16 था। अब ये तो बेसिक इक्वेशन है ना, कि जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो हम देखेंगे t0 के ऊपर जो भी कंसंट्रेशन हो c, और ये है 0। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिखते हैं C - C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। कोई डाउट? प्रोडक्ट नो। बनेगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा, बस बात खत्म। नहीं था। ये देखो फिर से, ठीक है, फॉर्म में लिखा हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। पहले दोनों को तीसरे के साथ कंपेयर करना है, पहली बात तो याद रखनी है ये। कंपेयर करोगे तो क्या होगा,
ऐसे इसमें, इसके अंदर हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में, हम्म। हाँ, कंपेयर करो। देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे SO2 प्रोडक्ट में है, यहाँ पे SO2 रिएक्टेंट में है। क्या मैं ये कह सकता हूँ तो K1 तो उल्टा ही हो गई है। अगर इसको मैं उल्टी कर दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा SO2, इस, इसका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है मेरा सर। तो S+O2 बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ये तो 1/K1 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ SO2 नहीं है, उसका डबल भी है, 2 नंबर भी है। इसका मतलब हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा मैंने। कोई डाउट? यस। तो ये आ गया 1/K1 का स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में SO3 राइट हैंड साइड में था, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में, तो ये तो ऐसे कैसा है, सेम K2, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। दूसरी बात, जब इसने हमने इसको उल्टा किया था तो ये अगर ऐसे कैसा रखेंगे, 2S+3O2, तो ये बन जाता है 2SO3। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2S से 2S कैंसिल, रिएक्ट हैंड साइड में है 2SO2, और ये 2 हैं, ये 3 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में नेट 1 बच जाएगा ना, और ये 2 हो जाएगा 2SO3। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं क्वेश्चन ही करूंगा डायरेक्टली, कि अगर हमें फाइनल इक्वेशन देखनी है तो हमें ये देखना है कि जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन उनके साथ क्या रिलेशन है। अगर हमने रिवर्स कर दिया तो नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देगा तो पावर में लिख देंगे, और ये ऐसे कैसे दूसरे वाले। और क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया है तो जो K3 की वैल्यू आएगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि K2 × K1 का स्क्वायर ऐसे आई होगी, राइट? यस और नो? पूछना है दोबारा यस अगर सर, यस सर। कुछ भी है, लग रहा है कि सर श्योर नहीं हूं मैं। ठीक है। तो K2 की वैल्यू कितनी थी, 10⁻129। K1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻104। 129 में से 104 गया तो कितना बच गया? 25। बस खत्म। अब मुझे ये बताओ, ये सवाल बहुत मुश्किल था या फिर बस हमने अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए तो इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा था कि प्रैक्टिस की कमी? यस सर, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए थे इसलिए। हाँ, लेकिन है तो सेम एज रहेगा। एक दो और कर लें? यस सर। टायर्ड तो नहीं हो? नो नो सर। ठीक है, तो अभी ये 9th हम बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। और लेंथी हम जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हम ये क्वेश्चन देख लें कि दोनों ही एक ही शिफ्ट में आए। 10th क्वेश्चन। यस सर, इसमें भी हमें ऐसे करना पड़ेगा कि इसमें वही T = 0, T = T पे कंसंट्रेशन माननी पड़ेगी इक्विलिब्रियम की। तो बिल्कुल। फिर करेंगे हम इसको, फिर वैसे करेंगे। कैलकुलेटिव बिल्कुल। ही है सर, ये भी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है सर ये। क्या ऐसे ही लिखेंगे हम, C² × D/B² है ना? यस सर, यस सर, कंसंट्रेशन की टर्म में सर ऐसे लिखेंगे। अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं
कि A+2B विल फॉर्म K2C+D। तो इस केस में स्टार्टिंग में बी की कंसंट्रेशन ए की 1.5 टाइम थी, तो इनकी जीरो रही होगी, 0 0 रहेगी। है ना। अगर मैं ये देखूं कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका स्टार्टिंग में इसका 2 मान ले तो ये 3 रही होगी, है ना। डबल कर दे तो आसान रहेगा। अगर 2 यस मानेंगे सर। तो ये 3 हो जाएगी क्योंकि 1.5 टाइम है। इक्विलिब्रियम पे ये 2 - x हो जाएगा, ये 3 - 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। कोई डाउट? x मतलब यहाँ पे अल्फा जैसा है। इसमें बस मेरा एक छोटा सा डाउट था सर इसमें। पूछो पूछो। इसमें सर जैसे हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू अभी भी लेट कर ली 2 इसके लिए सॉल्व करने के लिए, ऐसे हम हाँ। वैल्यू रखेंगे तो हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आने वाला सर? नहीं, क्योंकि ओके सबको सर। अगर सेम चीजें करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की वैल्यू कभी भी कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, हमने बोला था ना। यस इक्विलिब्रियम की सर जो यस। वैल्यू है, के की वैल्यू, वो कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि अगर सारे कंसंट्रेशन में चेंज कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक में करोगे तब तो फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने इसमें मान लिया कि अगर ये 1 है तो ये 1.5 है, तो अगर ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। आसान होगा कैलकुलेशन करना इससे, बस मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग में 0 0 थे, इक्विलिब्रियम पे मैंने देखा ये 2 - x रह जाएगा, ये 3 - 2x हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा और ये x। कोई डाउट? नो सर। है ना। तो 3 - 2x 2 - x के बराबर नहीं होगा। 3 - 2x = 2 - x के बराबर नहीं होगा। यही तो हमने माना है, ये तो दिया भी है कि एक रिएक्शन है ये। अरे इतना बड़ा क्यों है। इनिशियल कंसंट्रेशन बी की 1.5 टाइम है ए के, बट इक्विलिब्रियम में ए और बी इक्वल अमाउंट में है ना। इक्विलिब्रियम में ए और बी इक्वल अमाउंट में है, तो ए कितना है, 2 - x, बी कितना है, 3 - 2x। ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कोई डाउट? नो सर। हमने बोला ना इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर होगी, ये यस। ये और ये। अगर ये हमें समझ में आ गया तो मुझे बताओ, सी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2। डी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1। बी की यस। कंसंट्रेशन क्या होगी, और ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? कोई डाउट? क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है ना। कोई डाउट? तो नो नो सर। प्रोडक्ट सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डी बाई बी का स्क्वायर एंड ए, तो क्या ये 4 नहीं होगा? अब हमने ये कर लिया क्वेश्चन। अब मैं दोबारा समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता था, मतलब ये मैं रब नहीं करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है तो वो दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये भी दिया हुआ है कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो ए का 1.5 टाइम है ना। तीसरा ये भी दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम के अंदर ए और बी की कंसंट्रेशन एकदम सेम होगी, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, ये तो तुमने खुद ही बता दिया था कि सर ये सी का स्क्वायर इंटू डी बाई बी का स्क्वायर इंटू ए होगा, ये तो हमें पता ही है फाइनल फॉर्मूला तो। बस हमें ये दिखानी है कि सी और डी की वैल्यू क्या होगी और ए और बी की वैल्यू क्या होगी। कोई डाउट इसमें? नो सर। अगर हमें ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूँ कि ए की वैल्यू अगर 1 है
तो बी की वैल्यू 1.5 है, और अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3 होगी। ये तो थी इनिशियल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगी? ए रह जाएगी 2 - एक्स, कुछ तो कम होगी, हमें नहीं पता कितनी कम होगी, या अल्फा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है अल्फा है। बी की रह जाएगी 3 - 2 एक्स, सी की बढ़ के 2 एक्स हो जाएगी, और डी की बढ़ के एक्स हो जाएगी, क्योंकि पहले वो जीरो थे, अब कुछ बढ़ जाएंगे। ए और बी दोनों बराबर हैं, तो उससे हमारी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। उनको ऐड करके हर जगह पे और वैल्यू पुट कर दो। अब बताओ, कोई डाउट? नो, यस सर, साथ समझ आ गया। अब मुझे बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बहुत भारी चीज है? और ये सेम चीज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी करेंगे, इस टाइप की चीजें, है ना? तो ऐसे Yes. ही जैसे अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी तो सेम इक्वेशन है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो K2 की वैल्यू है, उसमें पहले तो हमने K1 को उल्टा कर दिया, यस सर, मतलब इसमें और फिर किससे मल्टीप्लाई किया है? के की वैल्यू K1 की पावर -3 के इक्वल होनी चाहिए। कोई डाउट? नो सर। ये बहुत ही आसान सवाल थे। तो इस टॉपिक से हमेशा आसान सवाल ही आते हैं। मैंने और दूसरे क्यों नहीं की कि कैलकुलेशन के टाइम में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं तो ये सोच रहा था कि पहले इजी इजी वाले बेसिक क्वेश्चन बता दो। ठीक है, लेकिन करेंगे, हमें सारे ही करने हैं, हमें ये नहीं है कि ये छोड़ना ये करना। ये बताओ, 19, एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1/2। तो कोई भारी सवाल था ये? नो सर। 20th क्वेश्चन। Certain temperature 50% HI dissociate into this at equilibrium. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 2HI convert into this, right? यस सर। अगर ये इनिशियल 2 रहा होगा तो ये दोनों जीरो रहे होंगे। अगर ये फाइनल 2 माइनस, क्या बोलते हैं इसको, एक्स। 2x रह जाएगा, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यस सर। करेक्ट? या फिर इसी को ऐसे भी ले सकते, मतलब कोई डाउट इसमें? नो नो सर। तो इसके केस में अगर k हमें निकालना है, k सी, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अगर इसकी सी कंसंट्रेशन है कुछ भी, तो इसके टाइम में ये क्या होगी? हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली क्या यहाँ पे? अल्फा नहीं निकाला ना हमने? हाँ, अल्फा वैल्यू दी हुआ है ना, 50%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे कितनी दी हुई है? 50%, मतलब 1/2। कोई डाउट? नो सर। बस ये एक्स अल्फा ही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/2। क्योंकि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है ना, इसका मतलब होता है 100% डिसोसिएशन। अगर ये हाफ होगी तो इसका मतलब 50% डिसोसिएशन। मेक सेंस? तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 0.5, ये होगी 0.5, तो ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी अगर 2 में से 2 × 0.5 करेंगे तो ये 1 रह जाएगी ना। यस सर, यस सर। 1/2 डिवाइड बाई 1/2, रिएक्टेंट है 1 का स्क्वायर।
तो क्या ये 1/4 नहीं हो जाएगा? तो यस सर। दोबारा समझाऊँ, ये समझ में आ गया अच्छे से? नहीं समझ आ गया सर। ठीक है। तो किया क्या है हमने? हमने एक तो ये लिखा है कि ये के सी की वैल्यू होती है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, है ना, एच आई का स्केयर। दूसरा, हमने बोला हुआ है कि 50% डिसोसिएशन हुआ है, हमारे अल्फा की वैल्यू 1/2 है, या फिर एक्स हमने माना, या ये भी 1/2 ही है। तो H2 की वैल्यू 1/2 होगी, I2 की वैल्यू 1/2 होगी, और HI की वैल्यू 2 में से -2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। HI की वैल्यू हमारी 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 ही है, बस 1/2 इंटू 1/2। क्या कहते हैं? क्या कहते हो? यस सर। कुछ बहुत भारी सवाल पूछते हैं। हाँ, नो नो नो। ठीक है, तो जो आगे के क्वेश्चन है ना, ये हमें उसमें दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये ली चैटरले प्रिंसिपल ही है। ठीक है, ली चैटरले प्रिंसिपल में क्या होता है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू दी हुई है ना, तो हमें डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT नेचुरल लॉग की वो वाली इक्वेशन इसमें लगानी, लगाना एक बार। ये आखिरी क्वेश्चन कर लें हम, फोर्टी अदरवाइज। फिफ्थ। हाँ, डेल्टा जी नोट मैंने बताया था ना, -RT नेचुरल लॉग की। इक्विलिब्रियम है, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो क्यू सी की वैल्यू है वो के सी के बराबर होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। और पानी के लिए यस। जो एक के की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14, ये तुमने पीएच में पढ़ा होगा कि पीएच 14 टोटल क्यों होती है, पीएच प्लस पीओएच टोटल 14 होती है ना, ये वाटर के लिए तो होती है ना। यस सर। यस सर। तो के की वैल्यू भी हमें पता है, टेम्परेचर भी हमें दिया है 298, आर की वैल्यू भी हमें पता होती है, बस निकाल दो। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.3, आर की वैल्यू कितनी होगी, 8.3, ये कितना अप्रोक्सीमेटली 300, नेचुरल लॉग लॉग 10⁻⁻14 की वैल्यू क्या होगी, 14, है ना। तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि यस देखो नंबर इसमें क्लोज नहीं दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली निकालो, और किलो जूल में दिया हो तो कहीं से भी एक पॉइंट कम कर दो। 14 3 जा 42, 42 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 77,280 आ रहा है सर इसका आंसर तो मल्टीप्लिकेशन में। बस खत्म, आ गया, 80 के आसपास है ना। यस सर। बस, कोई डाउट? अब जो हमने यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला साइड में बस ऐसे ही लिखा था जाते जाते, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ गया ये रहा। इसका सिंपल सा वैल्यू पुट करना था, और यहाँ पे हमें ये समझना था कि वाटर के लिए जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर आने के में भी स्टडी करेंगे। बताओ, कोई भारी चीज है ये? नो नो सर। तो इसमें हमें बस एक ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। कब स्टार्ट किया था हमने? 140, 150। 150 पे शुरू किया था, तो वैसे तो 1 1.5 घंटा ही हुआ है, लेकिन फिर भी ये ले चटले प्रिंसिपल मुझे लगता है तुम तुम्हारे पास भी सैचुरेशन सा आ ही गया है ना। यस सर। यस सर। तो ऐसे केस में ज्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे तुम्हें,
और लिचर प्रिंसिपल को हम इवनिंग की क्लास में कर लेंगे 6:30 पे, ठीक है। यस सर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। बस ये समझ लो, हमें अगर डेली एक क्वेश्चन भी हमने सिक्योर कर लिया ना, तो हमारा काम बन गया। यस सर। हम्म। अभी तक 4-5 क्वेश्चन तो सिक्योर कर ही लिए होंगे। यस सर, हो गया है, 5-6 क्वेश्चन हो गया इजीली। तो बस अब आगे से जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो ऐसा होना चाहिए कि अरे ये तो मुझे आता है। ये बस यस। जिस